अब जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा न्यूमेरिकल्स। क्या है? न्यूमेरिकल्स। अब जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं ये बेसिकली किसके ऊपर बेस्ड हैं? आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? न्यूमेरिकल्स के बारे में। ये हमारा मैथमेटिकली पहला कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है। और जो न्यूमेरिकल्स हैं किसके ऊपर बेस्ड हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जो हमने पहले लेक्चर में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फार्मूला पढ़ा था, उस फार्मूले के ऊपर बेस्ड ये क्या है? न्यूमेरिकल्स हैं। अब जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है ये बेसिकली क्या बोलता है? ये बोलता है कि क्यू एनी चार्ज विच एग्जिस्ट इन नेचर इज इक्वल्स टू इंटीजर टाइम्स द स्मॉलेस्ट चार्ज इन नेचर। ये उसके बारे में बोलता है। देखो, कोई भी न्यूमेरिकल करना है तो मेरा कुछ गुरु मंत्र आपको याद रखने पड़ेंगे। कुछ वर्ड्स हैं जो मैं आने वाले 3-4 मिनट में कुछ चीज़ें बोल रहा हूँ न्यूमेरिकल्स में, वही फॉलो करने हैं। दुनिया से बड़ा न्यूमेरिकल भी आपसे होगा, आप खुद करोगे, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा उसमें, ठीक है। अब न्यूमेरिकल करने से पहले सबसे पहले जो न्यूमेरिकल जिसके ऊपर बेस्ड है, जिस फार्मूला के ऊपर बेस्ड है, उस फार्मूला का हर एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए और उसके यूनिट्स क्या है पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे ये जो न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे किस पर बेस्ड है? इस फार्मूला पे, क्यू इक्वल्स टू एन ई के ऊपर। और यहाँ पे क्यू क्या है? हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। क्यू है चार्ज, क्या है? एनी चार्ज, कोई भी चार्ज, तो ये क्या है? चार्ज है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ई क्या है? ये भी क्या बेसिकली चार्ज है। और ये कौन सा चार्ज है? ये वो चार्ज है स्मॉलेस्ट चार्ज। और स्मॉलेस्ट चार्ज किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है, ठीक है। और ये कितना होता है? मैंने आपको बताया कि जो ई की वैल्यू है वो कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आपको वैल्यू याद रखनी है, ये न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करनी है। तो ई की वैल्यू क्या होती है? मीन्स ई क्या होता है? स्मॉलेस्ट चार्ज। और स्मॉलेस्ट चार्ज किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है या प्रोटॉन का होता है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अभी कूलम क्यों लिखा? क्योंकि जो चार्ज है और जो फॉर्मूले में यूनिट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और जो चार्ज है इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट भी, क्यू का यूनिट भी कूलम होगा। और जो ई है ये भी एक चार्ज है, स्मॉलेस्ट चार्ज है। चार्ज तो है कैसा? स्मॉलेस्ट। इसका यूनिट भी क्या होगा? कूलम होगा। तो इस फॉर्मूले में यहाँ पे एन क्या है? इंपॉर्टेंट है। एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब भी हम क्या करेंगे, किसी चीज़ को रब करेंगे या कुछ करेंगे तो उस दौरान क्या होगा? कौन ट्रांसफर होगा? इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर। कितने होंगे वो कौन डिसाइड करेगा? एन। अगर एन हमारा बहुत ज़्यादा होता, मैंने कल आपको बताया बहुत ज़्यादा होगा, तो तब ये वैलिड होगा फार्मूला? नहीं होगा, क्योंकि एन बहुत ज़्यादा हुआ मीन्स ये मैक्रोस्कोपिक लेवल हो जाएगा, मैक्रोस्कोपिक फार्मूला में ये फेल हो जाएगा, ठीक है। तो इस फार्मूला के बेस्ड अपने इस फार्मूला में क्यू क्या है, एन क्या है, ई क्या है, मैंने आपको बता दिया। क्यू है जो एन है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है, ठीक है। ये चीज़ पढ़ने से पहले अब आते हैं हम न्यूमेरिकल्स में। अब जो न्यूमेरिकल्स है, जो हमारा देखो टोटल हम कितने न्यूमेरिकल्स करेंगे यहाँ पे, हम जो न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं इस लेक्चर में, जो टोटल लेक्चर्स में न्यूमेरिकल्स होंगे वो 6 ही होंगे। लेकिन जो 6 के 6 हैं ये डिफरेंट टाइप्स के होंगे, ठीक है। हम आज बात करते हैं पहले न्यूमेरिकल की, ठीक है। अब जो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल है ये क्या बोलता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो ये पहला न्यूमेरिकल है ये कुछ एग्ज़ाम में आया हुआ है, ये हिमाचल प्रदेश में 1997 में आया हुआ है यही न्यूमेरिकल। और यही न्यूमेरिकल हरियाणा में 2001 में आया हुआ है, ठीक है, जो उसके बोर्ड एग्जाम्स थे उसमें, ठीक है। अब ये न्यूमेरिकल क्या बोलता है वो इंपॉर्टेंट है। ये न्यूमेरिकल क्या बोलता है वो देखते हैं हम। ये न्यूमेरिकल बोलता है विच इज़ बिगर, विच इज़, देखो जब भी न्यूमेरिकल्स करने हैं पेन आपके हाथ में होना चाहिए और वर्ड टू वर्ड रीडिंग करनी है। और जैसे से वर्ड जो समझ आता जाए वो वहाँ पे रफ यहाँ पे लिखते जाओ नीचे। बोलता है विच इज़ बिगर का मतलब क्या होता है? कौन सा बड़ा है, किस में से? विच इज़ बिगर, आ कूलम, एक कूलम बड़ा है, या अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, या कौन बड़ा है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। बताओ, चार्ज जो इलेक्ट्रॉन पे एक इलेक्ट्रॉन ऑन एन इलेक्ट्रॉन, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो बड़ा होता है या एक कूलम बड़ा होता है, मीन्स। और हमें पता है जो चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन में उसकी वैल्यू कितनी होती है? ई होती है। और वो कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हाँ, आपसे अल्टीमेटली पूछा जा रहा है कि बताओ एक कूलम बड़ा है या ये वाला चार्ज बड़ा है जो एक इलेक्ट्रॉन में बड़ा होता है। इट मीन्स आपको दिया क्या है सबसे पकड़ना होता है, दिया क्या है। हम पूछ रहे हैं इन दोनों से बड़ा है। अब बड़ा वो तो हमें पता नहीं कौन बड़ा, अभी तो नहीं पता, बट ये दिया क्या है आपको? चार्ज दिया हुआ है। तो हमें पता है कि एक फार्मूला यूज़ होगा यहाँ पे, क्यू इक्वल्स टू एन ई। तो क्यू होता है चार्ज, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको चार्ज, तो क्यू कितना दिया हुआ है आपको? एक कूलम। और यहाँ पे एन हो जाएगा, ई की वैल्यू मुझे पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ से एन निकल जाएगा। एन क्या? एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो निकल जाएंगे। एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम। तो 1 कूलम में कितने हो जाएंगे? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये आ जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम। अब देखो एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब जब इनको आप देखो मैथ्स है तो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी आपको। जब आप करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी। मैं डायरेक्ट, आप ये नहीं बोलोगे सर ने याद किया हुआ, बट ये मुझे याद करना ही है, ठीक है। इट मीन्स कि जो एक कूलम चार्ज है, इस कूलम चार्ज में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट कितने हैं वो 6 ये याद आप भी कर लो। कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बेसिकली क्या होता है? प्रेजेंट होते हैं किसमें?
1 कूलम चार्ज में, ठीक है। ये इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इसमें। अब आप मुझे बताओ कौन बड़ा है, 1 कूलम बड़ा या चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन? इसमें 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये देखो, अगर 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 है तो अल्टीमेटली अगर 1 कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इट मीन्स इसका चार्ज इतने गुना हो जाएगा। इट मीन्स कि जो 1 कूलम चार्ज है वो इससे लगभग 10⁻18 टाइम्स जो है वो बड़ा है किससे? 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। तो यहाँ से प्रूव हुआ कौन बड़ा है इन दोनों में से, 1 कूलम बड़ा है। तो ये कूलम हमारा जो है ये क्या है? बिगर है। ये ऐसे भी जो 1 कूलम चार्ज होता है वो बहुत बड़ा चार्ज होता है, ठीक है। ये पार्ट तो आ गया, कंसेप्ट निकल गया, ऑब्जेक्टिव निकल गया, कौन बड़ा है। तो याद रखना 1 कूलम चार्ज इज ऑलवेज ग्रेटर देन द चार्ज ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बोलता है कि हाउ मनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस, कितने इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस फॉर्म करते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज को। मीन्स कितने इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस, मीन्स कितने चार्ज मिलके 1 कूलम बनता है। तो कितने बनते हैं? यही आगे निकल 6.25 इंटू 10⁻18। अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स मिले तो जाके क्या बनता है? 1 कूलम बनता है। बस इसका आंसर क्लियर हो गया। तो ये हमारा न्यूमेरिकल हो गया। ये छोटा सा न्यूमेरिकल था, बट इसमें आपने ध्यान देना था, यहाँ पे स्मार्टली उसने दिया हुआ था 1 कूलम बड़ा है या 1 कूलम मतलब क्या दिया हुआ था हमें? क्यू गिवन में, क्यू जो क्यू था वो हमें क्या था? गिवन था। ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान देनी थी कि जो क्यू है गिवन था। तो हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले, तो 1 कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि 1 कूलम में, दिस इज़ द नोट करके लिख लो, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? वो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये था हमारा पहला, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा दूसरा वाला, ठीक है। जो ये दूसरा, ये हमारा जो न्यूमेरिकल था ये अभी थोड़ा ठहर के करेंगे, पहले इससे पहले तीसरा है, क्योंकि थोड़ा लेवल थोड़ा सा हाई है इसका, ठीक है। तो ये आ गया हमारा तीसरा, ठीक है। अब तीसरा क्या बोलता है? ये बहुत इजी है, सिर्फ आपको स्टेटमेंट पढ़ना है, ठीक है। तीसरा क्या बोलता है? तीसरा बोलता है अ कॉम्ब ड्रॉन थ्रू पर्सनस हेयर। कॉम्ब का क्या होता है? मतलब क्या होता है? कंघी। क्या होता है? बोलता है कॉम्ब, एक कंघी को, सपोज ये हमारा सोल्यूशन है, यहाँ पे हमने क्या किया, एक हमारे पास क्या है जो हमने लिखो, जैसे जो दिखा हमने लिखना रफ में स्टार्ट कर दिया। एक हमारे पास क्या है? कॉम्ब है। इस कॉम्ब को ड्रॉ किया थ्रू पर्सनस हेयर, किसके? जो इंसान है उसके पर्सन के हेयर में उसको घुमाया, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या आ गया यहाँ पे? हेयर, ठीक है। ऑन अ ड्राई डे, कौन से डे में? ड्राई डे। तो याद रखना जब भी हम कॉम्ब को किसी ड्राई डे में मूव करते हैं अपने हेयर्स में तो वो चार्ज हो जाता है। लेकिन अगर कोई एक दिन है जहाँ पे बारिश लगी है या एक ऐसा दिन है जहाँ पे मॉइस्चर बहुत है हवा में, उस दिन के बाद जब कॉम्ब को मैं अपने हेयर से ड्रॉ करूँ तो कॉम्ब चार्ज नहीं होता है, बट ड्राई डे में हो जाता है। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर नहीं होता बीच में। बोलता है उसको ड्रॉ करने से क्या हुआ? इट कॉजेज 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स टू लीव द पर्सनस हेयर। बोलता है जब उसने उसको कंघे को फेरा, घुमाया, तो उसके कारण क्या हुआ? 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स ने लीव कर दिया किसको? पर्सन के हेयर को। तो पर्सन के हेयर से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया? लीव किया, छोड़ा। किसको? उसके बालों को छोड़ा। कितने इलेक्ट्रॉन्स? वो छोड़ो आप, उसने छोड़ दिया। जब उसने छोड़ा मीन्स हेयर ने लूज़ किया। जब हेयर ने लूज़ किया तो उसमें क्या आएगा? इसने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए, हेयर ने किया लूज़। जो लूज़ करेगा उस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा? हेयर में पॉजिटिव। और एंड स्टिक टू, वो इलेक्ट्रॉन्स निकले और स्टिक हुए किसको? कॉम्ब को जाके चिपक गए। कॉम्ब पे चिपक गए मीन्स कॉम्ब ने क्या किया? गेन। और जो गेन करता है उस पर नेट चार्ज कौन सा आएगा? नेगेटिव पे। एक तो ऑब्जेक्टिव यही बनता है कि जब हम कॉम्ब को हेयर से क्रॉस कराते हैं तो कॉम्ब में कौन सा चार्ज आता है और हेयर में कौन सा आता है, ठीक है। इतने क्लियर होगी बात जो अभी तक हमने पढ़ी टूली। और स्टिक करके इतने कितने इलेक्ट्रॉन्स से कितने निकले यहाँ से? लूज़ किए इसने, कितने लूज़ किए? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लूज़ किए? 10⁻22। इट मीन्स n हमें गिवन है, ठीक है। क्या बोलता है? कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय द कॉम्ब। वो बोलता है कॉम्ब ने कितना चार्ज कैरी किया वो निकालना है। मुझे क्या निकालना है? चार्ज। चार्ज मीन्स क्यू निकालना है। तो मुझे पता है कि जो Q होता है वो किसके बराबर होता है? N ही के बराबर होता है। और N क्या दिया हुआ है यहाँ पे? N जितने इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ किए, N क्या? इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे Q निकल गया सीधा सीधा। N आ गया 10⁻2 और E की वैल्यू पता है मुझे 1.6 इंटू 10⁻−19। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात, सिंपल हो गया। N गिवन था, Q फाइंड करना था, ई की वैल्यू मुझे पता है 1.6 इंटू 10⁻−19 होती है, तो कर दिया। और जो चार्ज है, चार्ज के यूनिट मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। तो चार्ज के यूनिट क्या होते हैं? चार्ज के यूनिट होते हैं कूलम। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। छोटा सा न्यूमेरिकल था, इजी हो गया। नेक्स्ट इससे भी इजी न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट इजी के न्यूमेरिकल क्या बोलता है? वो बोलता है कैलकुलेट द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। कि अल्फा पार्टिकल के ऊपर क्या निकालना हमने? कैलकुलेट द चार्ज मीन्स क्यों निकालना। खत्म हो गया, इस क्वेश्चन पर चल गया क्या निकालना है? किसके ऊपर चार्ज? अल्फा पार्टिकल के। अब मुझे पता होना चाहिए अल्फा पार्टिकल क्या होता है। तो मुझे क्या निकालना है? क्यू। तो मुझे पता है क्यू क्या होता है? एन ई के बराबर होता है, ठीक है। उससे पहले अब एन कितना होगा
वो हमें नहीं पता n कितना होगा, वो हम निकलेंगे अल्फा पार्टिकल। तो याद रखना जो अल्फा पार्टिकल होता है इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं हीलियम न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसको? हीलियम का न्यूक्लियस। अगर हीलियम का न्यूक्लियस बोल रहा हूँ तो जो हीलियम क्या होता है, बेसिकली ये होता है हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम सेकंड नंबर में होता है। तो इस हीलियम में क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। बट अल्फा पार्टिकल में क्या फ़र्क है कि जो अल्फा पार्टिकल होता है इसको बोलते हैं हीलियम न्यूक्लियस। ये ऐसा न्यूक्लियस होता है हीलियम का जिसमें ये एक ऐसा हीलियम एटम जो अपने 2 इलेक्ट्रॉन जब लूज़ कर दे तो वो क्या बन जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे तो वो बन जाता है अल्फा पार्टिकल। तो ये होता है अल्फा पार्टिकल। तो याद रखना अभी अल्फा पार्टिकल की एक ही बात होती है, इसको हीलियम न्यूक्लियस बोलते हैं। और जो अल्फा पार्टिकल ऐसा पार्टिकल होता है जिसमें क्या होते हैं, 2 ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं? 2 ही प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं? 2 ही प्रोटॉन। इट मीन्स इसके अल्फा पार्टिकल के लिए जो n आता है उसकी वैल्यू क्या आती है, 2। कुछ नहीं करना, n की वैल्यू 2 पुट कर देनी है, यहाँ पे e की वैल्यू पुट कर देनी, आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? 2e। 2e तो चार्ज होगा जो अल्फा पार्टिकल कितना होगा, 2e, या जो चार्ज होगा e की वैल्यू पुट कर दो 1.6 × 10⁻⁻19। तो ये कितना आ जाएगा आपका 16 दूने 32, 3.2 × 10⁻⁻19। ठीक है। बट अब मैंने यहाँ पे लिख दिया गलत है, क्यों? क्योंकि जब तक मैंने इसका यूनिट नहीं लिखूंगा, ये चार्ज है, चार्ज के यूनिट क्या कूलम होता है, तो यहाँ पे मुझे सी डालना पड़ेगा। तो ये मेरा आंसर आ गया। तो ये सिंपल सा हमारा आंसर था। ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5th है ये भी नहीं करेंगे, ये भी थोड़ा टफ है। ठीक है। अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन 6th। ठीक है। 6th क्वेश्चन क्या बोलता है हमें? 6th क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट करो। क्या करो? कैलकुलेट करो। क्या करो? चार्ज करो। मीन्स सिंपली बात, क्यों निकालना मुझे? ठीक है। तो किस पे? चार्ज कैरिड बाई 12 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स कितना चार्ज कैरी करते हैं वो निकालो। तो n दिया हुआ मुझे, तो मुझे क्यों निकालना है? सिंपल है, क्यों क्या होता है, एन के बराबर होता है। ये देखो ये क्वेश्चन कहाँ पे आया हुआ है, CBSE में 1992 में इतना सिंपल क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तो क्यों होता है एन के बराबर, क्यों मुझे निकालना है, यहाँ से क्यों क्या आ जाए, एन मुझे दिया हुआ है, एन दिया हुआ गिवन है, कितना होता है 12 × 12.5 × 10⁸, और ई की वैल्यू जो है मुझे नोन होती है, कितनी है 1.6 × 10⁻⁻19। जब इन दोनों को करेंगे तो ये हमारा जब भी आप कैलकुलेशन करोगे आंसर आ जाएगा, और जो आंसर आएगा उसका यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिंस ये चार्ज है तो चार्ज के यूनिट क्या होंगे, कूलम। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे बेसिक जो सिंपल लेवल के क्वेश्चन थे ये हमारे हो गए। अब थोड़े से बढ़ के क्वेश्चन आएंगे, 2 ही क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है। तो बस लेक्चर ख़त्म होने वाला हमारा। ठीक है। अब जो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। ठीक है। अब जो बेसिकली जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन किसका है? ये क्वेश्चन है आपका NCERT बुक का। ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है वो चीज़ ध्यान से देखते हैं। सिर्फ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, सारा कुछ हो जाएगा। बोलता है इफ़ अ बॉडी, कोई अगर एक बॉडी है वो गिव्स आउट इतने इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या करती है, गिव आउट करती है, निकालती है अपनी बॉडी से कितने, इतने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन्स 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकंड। हर एक सेकंड में क्या करती है वो, क्वेश्चन में ही आंसर है, हर एक सेकंड में करती है, इतने इलेक्ट्रॉन्स वो रिलीज़ करती है। इट मीन्स अगर मुझे 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करना है, किसी बॉडी ने रिलीज़ करना है अपनी बॉडी से, तो उसको कितना टाइम लगेगा, 1 सेकंड लगेगा। कितना लगेगा? 1 सेकंड लगेगा। ठीक है। इसी तरह अगर उसको 1 इलेक्ट्रॉन को निकालना, यूनिटरी मेथड इसको बोलते हैं, यूनिटरी मेथड। अगर 1 इलेक्ट्रॉन को उसको रिलीज़ करना है तो उसको कितना टाइम लगेगा, 1/10⁹ सेकंड्स, इतना लगेगा उसको। सिंपल सी बात है। अब वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब वो बोल रहा है हाउ मच टाइम, कितना टाइम रिक्वायर है, हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम। बोलता है अगर उस बॉडी को 1 कूलम चार्ज अपनी बॉडी से निकालना है तो बताओ कितना उसको टाइम लगेगा। और मुझे पता है ये कंसेप्ट जो पहले हमने पढ़ा, वो कंसेप्ट हमें पता है कि जो 1 कूलम चार्ज होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। वो आपसे पूछ रहा है 1 कूलम चार्ज को उसको अगर रिलीज़ करना है, इट मीन्स उसको इतने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ करने हैं। ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हुए 1/10⁹ सेकंड लग रहा है, तो इतने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने कितना लगेगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स, इनको अगर रिलीज़ करना है तो कितना टाइम लगेगा, 1/10⁹ × 6.25 × 10⁸। सिंपल, बस ये करेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा। तो ये 6.25 इधर ही रहेगा, ये 9 है, ये 18 है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 10⁹। ठीक है। ये इतने सेकंड्स उसको लगेंगे, इतने सेकंड्स में उसको रिलीज़ कर देगा। बट अब अगर आपको बोल रहा है कि जो आंसर होना चाहिए वो सेकंड में नहीं होना चाहिए, बल्कि किस में होना चाहिए, सालों में, ईयर्स में होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे? तो आपको बचपन में सिखाया गया जब छोटे से बड़े में जाना होता है तब क्या करना, जब बड़े से छोटे में आना होता है तब क्या करना होता है, जब बिग से स्मॉल,
जब बड़े से ईयर से अगर सेकंड में आना तो अब बिग से स्मॉल जब आना है आपको तब क्या करना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सेकंड से ईयर्स में जाना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। डिवाइड कब करते हैं, जब हम स्मॉल से बिग जाते हैं। ठीक है, अब इसको हम सिंपल से तरीके से कन्वर्जन नहीं है तो 6.25 इंटू 10⁹ ठीक है। अब मुझे सेकंड्स को ईयर्स में कन्वर्ट करना, अगर तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखो हम करेंगे डिवाइड। अब हमें पता है एक ईयर जो एक साल होता है उसमें कितने दिन होते हैं, कितने डेज होते हैं, 665। जैसे वर्ड खत्म हुआ, एक साल में कितने दिन, दिन पे खत्म हुआ, दिन कितने होते हैं, 365। अब एक दिन में क्या होता है, घंटे, तो घंटे कितने होते हैं, 24। और एक घंटे में क्या होता है आपके, कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और एक मिनट पे खत्म हुआ ना, मिनट, एक मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो बस ये कन्वर्जन होगी। तो ये जो आंसर आएगा ये आ जाएगा ईयर्स में। तो याद रखना अप्रॉक्सीमेट ये 198 ईयर्स, तो 198 साल। अगर एक बॉडी को, एक कूलम चार्ज को अपने से रिलीज़ करना है तो वो उसको कितने 198 ईयर्स लगेंगे उसको रिलीज़ करते हुए। यहाँ से हमें पता चलता है कि जो एक कूलम चार्ज है ये जो बेसिकली होता है ये वेरी 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 बिग अमाउंट होती है। एक कूलम चार्ज है, इसकी वैल्यू हमने पहले ही पढ़ा था, बड़ी होती है। इसलिए यहाँ से भी क्लियर हो गया 198 साल लगेंगे उसको रिलीज़ करते हुए। तो ये हमारा क्वेश्चन था छोटा सा जो हमने कर दिया। ये किसका क्वेश्चन था जिससे आप डरते हो, NCERT, ये NCERT का क्वेश्चन था। ठीक है, डन। अब लास्ट क्वेश्चन आया। अब जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसको हम करेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर है जो आपके 11th के कंसेप्ट्स हैं, किसके आपके, या आपको यू कैन से केमिस्ट्री के कंसेप्ट यहाँ पे लगेंगे। ठीक है, तो ये जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी किसका है, ये क्वेश्चन भी आपकी NCERT का है। तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है, ये क्वेश्चन बोलता है हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या है चार्ज इज़ देयर इन अ कप ऑफ वाटर। एक अगर कप लेंगे पानी का, उसमें कितने पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होंगे। तो मीन्स क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। चार्ज निकालना मतलब मुझे क्या निकालना है, क्यू निकालना है। इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, क्यू। ठीक है, क्यू होता है NE के बराबर। देखते हैं आगे जाके क्या होता है। तो उससे पहले मुझे पता होना चाहिए जो एक कप ऑफ वाटर का बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए क्या होता है। तो जनरली याद रखो जो एक कप होता है पानी का, ठीक है, वो बेसिकली किसके बराबर होता है, 250 ग्राम्स के बराबर होता है। ठीक है, तो जनरली याद रखना 1 kg में 4 कप पानी पड़ता है। 1 कप, 2 कप, 3 कप, 4 कप। तो इट मीन्स कि अगर ये 4 कप पड़ता तो 1 कप कितना हुआ, 250 ग्राम का होगा, 250 ग्राम का। तो याद रखना 1 कप ऑफ पानी में क्या होता है, 250 ग्राम जो है वो वेट होता है उसका। ठीक है, इट मीन्स मुझे निकालना क्या है कि जो 250 ग्राम जो हमारा पानी है उसमें कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव चार्ज, यही निकालना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। और मुझे पता है केमिस्ट्री में कि जो वाटर होता है इसका जो ये वाटर क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है वाटर का H2O। और जो एक मॉलिक्यूलर होता है, ये मॉलिक्यूल है पानी का, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है, क्या जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मॉलिक्यूलर मास, वो कितना होता है, कैसे निकालते हैं, हर एक इंडिविजुअल आइटम का निकालते हैं। जैसे जो हमारे ऑक्सीजन है इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 16 ग्राम्स। ठीक है, इसी तरह हाइड्रोजन 2 है, एक का कितना होता है, 1 ग्राम, तो इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है 2 ग्राम। 2 और 16 18 ग्राम। तो इट मीन्स कि जो मॉलिक्यूलर मास है इसका कितना हो गया, 18 ग्राम। इट मीन्स, और हमें एक चीज़ पता है जितना भी मॉलिक्यूलर मास होता है उतने ही कितने उसमें क्या होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। इट मीन्स कि हमें केमिस्ट्री से पता है कि जो 18 ग्राम होता है वाटर का, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगैड्रोस मॉलिक्यूल्स होते हैं। और केमिस्ट्री पता है कि जो एवोगैड्रो मॉलिक्यूल मीन्स 6.023 इंटू 10 की पावर, इंपॉर्टेंट है, 10 की पावर कितने होते हैं, 23 मॉलिक्यूल्स। इतने क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स। मीन्स 18 ग्राम में, मुझे तो निकालना 250 ग्राम में, 18 ग्राम में अगर इतने हैं तो 1 ग्राम में कितने हुए, यूनिटरी मेथड वापस हो गया, 18 नीचे चल जाएगा इसका, ये हो जाएगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाई 18। इतने क्या हो जाएंगे 1 ग्राम में मालिक्यूल्स। लेकिन मुझे निकालना कितने हैं, 250 ग्राम में। तो 250 ग्राम में कितने मालिक्यूल्स हो गए, 6.23 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 18 इंटू 250, ये आ जाएंगे 250 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स। और ये मॉलिक्यूल्स जब हम निकालते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, इस चीज़ की कैलकुलेशन करते हैं, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, ये कितने निकलते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये कैसे निकलेंगे, आप जब कैलकुलेशन करोगे। ठीक है, और ये निकल जाएंगे 8.36 इंटू 10 की पावर 24, ये इतने मॉलिक्यूल्स।
इट मीन्स कि 250 ग्राम में क्या होते हैं, इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। कितने मॉलिक्यूल्स? इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है किसमें? 250 ग्राम में, ठीक है। बट मुझे तो क्या निकालना है, चार्ज निकालना है, ठीक है। और जो एक मॉलिक्यूल है पानी का, देखो एक मॉलिक्यूल, ये आ गया एक मॉलिक्यूल पानी का। अब इस एक मॉलिक्यूल, ये तो 250 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हुए? इतने मॉलिक्यूल्स, ठीक है। लेकिन 1 ग्राम में देखो, अब जो एक वाटर का मॉलिक्यूल है, इस वाटर के मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो देखो, n मीन्स n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 8, हाइड्रोजन में 1 होता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 2 हो जाएंगे। तो यहाँ से कितने हो गए 8 + 2 10। तो एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 10, ठीक है। तो मुझे निकालने कितने, इतने मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स। तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? जो एक मॉलिक्यूल में कितने होते हैं? 10 होते हैं। 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ से आ जाएगा 8 × 36 × 10⁻24 × 10 कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास निकल जाएगा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। क्या निकल जाएंगे? नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। जो नंबर 250 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो निकल जाएंगे, ठीक है। देखो तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं? इतने, ठीक है। इन शॉर्ट इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स ये n आ गया। बट अब हमें क्या निकालना है कि ये कितने आ गए? ये 250 ग्राम में, जो 250 ग्राम कप ऑफ वाटर था, या 250 ग्राम बोलो या 1 कप ऑफ वाटर, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? इतने इलेक्ट्रॉन्स आ गए। बट हमें निकालना है हाउ मच चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन द कप ऑफ वाटर। कितना चार्ज मीन्स क्यू निकालना है हमें, कितना चार्ज प्रेजेंट है कप ऑफ वाटर में। तो हमें पता है क्यू क्या होता है, n के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम n की वैल्यू पुट करेंगे, n की वैल्यू ये है, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात, 8.36 × 10⁻24 × 10, ये हो गया n की वैल्यू आ गई। तो e की वैल्यू पुट करेंगे 1.6 × 10⁻−19, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चार्ज की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। सिंपल सी बात है। और जो चार्ज की वैल्यू आती है वो हमारी आती है 1.33 × 10⁻7। अब चार्ज का यूनिट ये वैल्यू आ जाती है। अब चार्ज का यूनिट पुट करना है, यूनिट कितना? कूलम। अब जो ये चार्ज है, ये चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है कप में। क्यों? क्योंकि जो कप है उसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं, उसमें प्रोटॉन भी हो सकता है, उसमें इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, ठीक है। अगर प्रोटॉन होगा तो ये वैल्यू प्लस हो जाएगी, अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो ये था बेसिकली हमारा क्वेश्चन, जो थोड़ा सा टफ था इसलिए हमने इसको लास्ट में किया। अगर बेटा आपको अगर इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन में समझ कम आ रही है, इसका मतलब आपको जो मॉलिक्यूलर मास का कंसेप्ट है, जो ये मॉलिक्यूलर मास का मैंने कंसेप्ट लिया था केमिस्ट्री का, ये दिक्कत है। इस वीडियो को आप बार बार देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको अगर आप समझ नहीं आता तो इस वीडियो को 2 से 3 बार देखोगे तो क्वेश्चन समझ आपको आ जाएगा, ठीक है। और इसलिए थोड़ा सा गंद भी पड़ गया इसमें, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार देख लेना अच्छे से, वीडियो को आगे पीछे करके, ठीक है। मैंने आपको 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करता हूँ, यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन करता हूँ आपको मैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये लो, अब ये क्वेश्चन पूरा देख लो, पूरा कॉपी कर लेना अच्छे से। इस क्वेश्चन को पॉज करके वीडियो चेक कर लेना। इस क्वेश्चन में अगर फिर भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं क्वेश्चन आपको फिर से नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा। तो ये था हमारा आज के क्वेश्चन का एंड। तो आज हम क्या करते हैं, आज अपने हम लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। आज हमारा लेक्चर बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। अब हमको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल।